में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा, बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे? आप क्यों कराएंगे? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई, क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है, और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना, विधान अब बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का होगा पैसे अलॉट होंगे, और फिर उसके बाद झारखंड का होगा पैसे अलॉट होंगे। तो ये नहीं, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। सर, लेकिन जो हाई लेवल कमेटी है, सारे स्टेक होल्डर से बात करके सबकी राय शुमारी करने के बाद, चलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात करेंगे। ज्योति कुमार सिंह से मैं लास्ट रिएक्शन कश्मीर वाले मुद्दे पर ले लूँगा कि ये इमेज बनाने की कोशिश ज्योति जी हो रही है कि साहब जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो एक तरह से क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर जम्मू कश्मीर की ये दोनों पार्टियां रही हैं, परिवारवाद का भी आरोप लगाते हैं इन पर देश तोड़ने का आरोप लगाते हैं, गैंग एक ज़माने में बता दिया था, गुपकार गैंग कह दिया गया था। तो ऐसी पार्टियों से गठबंधन का होना एक डेंट मारने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी पर पूरे देश के सामने। देखिए इकबाल साहब, इस बात को आप समझें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की जितने भी टैंट्रम हैं, लोगों को ध्यान भटकाने का, लोग इनके पूरे टैंट्रम से वाकिफ हो गए हैं। इनके पूरे 10 साल पिछले बार और अभी के 100 दिन, इस पूरे 2 साल, 10 साल और 100 दिन जोड़कर इनके प्रधानमंत्री के सारे बातों पर किसी को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो इलेक्शन में बात करते रहे। अब देखिए वहाँ जो अभी मोहन जी भी ने जो बात की, जो मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि क्या आप स्टेटहुड को, आप उसके केंद्र शासित से उसको पीछा छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, अपने डिक्टेटरशिप से छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, उनको आप जो उनके जो अधिकार हैं उनको आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो देंगे कि नहीं देंगे। अब आप देखिए ये आतंकवाद की बात करते हैं, इनके 100 दिन में आतंकी हमले 26 होते हैं, शहीद जो होते हैं 21, घायल सैनिक 29 हो जाते हैं, नागरिकों की जो मौत 15 हो जाती है, घायल नागरिक 47 हो जाते हैं। आप देखिए इनके 100 दिन की बात करते हैं, इसके पहले तो पुलवामा से लेकर बात को छोड़ दीजिए, आप किस शांति की बात ये करते हैं। और जहां तक बेरोजगारी और देखिए ये भी जो इलेक्शन हो रहा है किसके कहने पर हो रहा है इकबाल साहब? ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर देने पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस सरकार पर कितने सवाल उठाए हैं, उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आए हैं। लेकिन चलिए उनका ये बात मानकर इन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को अभी करवाया, नहीं तो इसके लिए भी मुद्दे कुछ भी हो, सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और लोग बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं एक जम्मू कश्मीर पे आखिरी कमेंट जम्वाल साहब का ले लूं, बहुत छोटा सा, फिर मैं उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आऊंगा, वन नेशन इकबाल जी सर, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, भाजपा को भी। मैं आऊंगा सर आपके पास। जमाल साहब छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए ज्योति जी की बात। जी, जो उन्होंने बोला है ना, ये मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 100 दिन में ये हो गया, इतने मर गए, ये कैजुअलिटी हो गई,
देखिए, देयर आर टेररिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में, एक होता है कि जिसमें टेररिस्ट आम जनता को डरा के रखता है। पिछले 30-40 साल में क्या हो रहा था कि आम जनता को डराया था, अभी आम जनता को उसके डर से निकाल लिया गया है। उसका प्रूफ भी है कि जब राहुल गांधी वगैरह लाल चौक में जाके आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर ये एनकाउंटर हो रहे हैं तो ठीक है, हमारे देश में पड़ोस में पाकिस्तान है, जैसे इनकाउंटर होता है, हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम है, वी गॉट एडिशनल फोर्सेस। अभी हम इनकाउंटर कहाँ हो रहे हैं? जंगलों में हो रहे हैं। जंगलों में इनको घेर के अभी मारा जा रहा है। हमारी भी कैजुअलिटी हुई है उसमें, उसके भी अप्रोप्रिएट है। अभी देखो यहाँ पे ना, ये नेशनल सिक्योरिटी जो अगर आप कैलकुलेट करो तो भी अगर यहाँ पे कुछ होता है, जिसने कराया है ना, उसके घर में पिछले 2 महीने से आप कैलकुलेट कर लो कि कितनी हुई है। तो ये जब तक मतलब पाकिस्तान वाला गेम हम खत्म नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। पर हमने अपने आम आदमी को कितनी सुरक्षा दी है, वो एक टेस्ट है, और उस टेस्ट पे बिल्कुल ठीक उतरे हैं। ये मतलब समझने की बोल लीजिए आप, क्योंकि बहुत शॉर्ट में अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे अगले मुद्दे पर आना है, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, जैसा कि ये जो गुपकार गैंग है, जैसा कि आपने बताया, जो गुपकार गैंग है, ये लगातार चीन और पाकिस्तान परस्ती कर रही थी और कह रही थी कि एक बार गुपकार गैंग में वो पार्टी भी है जिसके साथ आपका गठबंधन था। 370 हटने के बाद में यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी और यहाँ पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और ये कहते थे हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, आज वही चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो ये एक जमहूरियत की जीत है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जीत है, और ये 370 की जीत है। जो इतिहास बन चुका है 370, इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, वो इतिहास बन चुका है। कांग्रेस पार्टी कितने भी ताकत लगा ले, वो इतिहास और दोबारा से लौट के नहीं आने वाला। तीसरा विषय, जहां तक स्टेटहुड की बात है, तो माननीय गृह मंत्री जी बराबर बोल चुके हैं, हमारे घोषणा पत्र में भी हम स्टेटहुड देंगे, उसको राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन एक व्यवस्थित होने के बाद में, स्ट्रक्चर बनने के बाद में, चुनाव होने के बाद में जब समय आएगा तो वो भी किया जाएगा। ये तो वो लोग है ना जो कहते थे, देखिए, और इनके राहुल गांधी को देखिए, वो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, 370 हटा करके बकरवाल गुर्जर जो हमारे भाई हैं, उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं? SC/ST समाज के लोग उनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं क्या? तो 370 उसमें इम्पेडिमेंट नहीं था, क्या बोल रहे हैं आप? 370 का मिलिटेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, रिजर्वेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मध्यस्थता चाहने वाले लोग यहाँ पर बोले ना तो अच्छा ही है। आप तो मध्यस्थता चीन की ले रहे थे, लगातार चीन के साथ बोल रहे थे कि हमें चीन की शरण में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये चुनाव देशद्रोहियों और देशभक्तों के साथ है। ये चुनाव अखंड भारत के साथ में जो खड़ा है, और जो पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोग हैं, चीन की परस्ती करने वाले लोग हैं, उनके साथ हुकूमत बीजेपी कर रही है। फिर क्या किया उन्होंने? क्या किया? अगर कोई किसी का समर्थन कर रहा है तो बातें करते हैं, जो मन के खिलाफ बात करते हैं, लोगों को जमहूरियत और डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं, नहीं आएगा। मनोज जी, मेरी आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां देशद्रोही पार्टियां, और अब फैसला करना है देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। ये अब सर छोड़िए, देशभक्ति के ये सर्टिफिकेट मत बांटिए। अब वो भी देशद्रोही होगी। संविधान के तहत चुनाव हो रहे हैं, संविधान के तहत ये दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं सर। नहीं, आपके साथ जो राजनीति करते हैं, फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि हमें चीन की शरण में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान की मध्यस्थता हमें ले लेनी चाहिए। ये किसने कहा जरा बताइए? क्या मनोज यादव ने कहा? क्या भारतीय जनता पार्टी? वही फारूक साहब आपके साथ एनडीए में थे, चीन हमारा दोस्त है क्या? वही फारूक साहब एनडीए में रहे आपके साथ। पाकिस्तान हमारा फूफा लगता है क्या? चीन हमारा मामा लगता है क्या? ये मामा के शरण में कौन जा रहा था? चलिए ठीक है, चलिए हम अगले मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी भी वही बात करते हैं। ठीक है, अगले मुद्दे पर आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लेते हैं। मंजूरी उस प्रस्ताव को आज मिल गई, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है वन नेशन वन इलेक्शन की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसको मंजूरी मिल गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या आम सहमति, आम राजनीतिक जितने भी दल हैं उनकी सहमति बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, किस तरह से रिएक्शन आएगा? क्योंकि शुरुआती रिएक्शन तो विरोध के स्वर नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, अभी हमने आपको बयान सुनवाया था कांग्रेस के नेता का, उन्होंने भी यही कहा। इसके अलावा ज्योति जी भी हमारे साथ बैठे हैं, सभी लोग हमारे साथ मेहमान हैं। पहले मैं चाहूंगा अरविंद जी, आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि आखिर क्यों जरूरत है और इसका विरोध क्यों है? देखिए, जरूरत कोई बहुत ज्यादा नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर विधानसभाएं बीच समय में भंग हुई हैं
मध्यावधि चुनाव से सरकार बनने का क्रम शुरू हुआ है, तो वो किसी षड्यंत्र से नहीं हुआ है। जी, और सन वो 67 षड्यंत्र तक कुछ वही ऐसा था। नहीं, वही उसके बाद भी जो हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि कोई खर्चा बढ़ाना चाहता था या कोई किसी किस्म का षड्यंत्र। वो लोकतांत्रिक जरूरत एक थी। तो अभी अगर सरकार या पूरा मुल्क चाहे कि एक चुनाव हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। असली हर्ज ये होगा कि राज्यों के अधिकार उसमें जाएंगे। किसी जगह चुनाव हुआ पड़ा है, किसी जगह भी चुनाव होना है, तो 5 साल का ठीक टाइम बना दें और फिर आगे के लिए इंश्योर करना कि आगे हर बार 5 साल पे ही चुनाव होंगे, ये डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत उचित नहीं है। एक स्टडी 99 में हुई थी। अभी तक असल में इस बार के प्रपोजल पे मैं थोड़ा ज्यादा ये हूँ गंभीर कि इस बार चुनाव के बाद प्रस्ताव आया है, नहीं तो आमतौर पे चुनाव के पहले ये सिगुफा छोड़ा जाता था। तो अटल जी के समय भी ये सिगुफा चला था, क्योंकि बीजेपी के पास सेंट्रल लीडरशिप है, बहुत मजबूत लीडर हैं, पार्टी काफी बड़ी है, तो इसलिए ये बात बार बार ये कुछ प्रेसिडेंशियल फॉर्म जैसा चुनाव हो जाएगा फिर एक दफे अगर। और एक स्टडी बम्बई की IDF संस्था ने 99 में किया था, उसका ये मानना था उस स्टडी का कि जब भी दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो वोटर की टेंडेंसी होगी कि उस पार्टी को वोट दें जो सेंटर में मजबूत है। और ये परसेंटेज नीलोफर जी, आप क्या मानती हैं, क्या रीजनल पार्टीज को इससे खतरा है? देखिए, मुझे लगता है कि इससे पहले भी ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 4 बार यहाँ पर 1952, 57, फिर 62, 67 में जो इलेक्शंस हुए, वन नेशन वन इलेक्शन उनमें हुआ था। लेकिन 68 के बाद जब काफी चीजें देखी गई कि इसमें बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ होती है, जब वो गिर जाती है कभी, तो बड़ा पूरी कंट्री में, फिर पूरे मुल्क में एक समय पर इलेक्शन, जहां पर सरकार खत्म हो जाती है, वहां के लोगों को बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को क्लियर करना पहले चाहिए। ये वन नेशन वन का जो ये नारा लगाया कि वन इलेक्शन का नारा लगाया हुआ है, ये ऑलरेडी फ्लॉप हो गया है। तो फिर से ये करना, अपोजिशन पार्टीज भी यही चाहती हैं कि एक तो खर्चा काफी ज्यादा बढ़ेगा। आपने देखा होगा 5,500 लाख जो है ईवीएम खर्चा कम करने की बात हो रही है इसमें, तो होना, बाकी चीज होना, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर। ऐसे तो हम बाहर से भी ईवीएम्स ले आते हैं जो ऑलरेडी खर्चा है, फिर फोर्ज मैनेज करना, तो ये सारी दिक्कतें जो है ये इस चीज में आ जाएगी। और ऑलरेडी एक कमीशन की रिपोर्ट भी है जिसने ये भी कहा था कि रीजनल इश्यूज जो है, इसमें रीजनल मुद्दे जो है वो इसमें गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं मनोज जी आपके पास आऊंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आऊंगा, पहले ज्योति जी का मैं कमेंट ले लूं जरा इस पर। ज्योति जी, क्यों विरोध हो रहा है फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, जहाँ तक अभी मोहन जी अभी जिस तरह की बातें कर रहे थे, आप उस बात को समझें, ये प्रैक्टिकल कैसे है। आप जब स्टेट के जमहूरियत की उसके अधिकार की बात करते हैं और सेंटर के अधिकार की बात, आप अभी एज्यूम कीजिए कि एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार जिसके साथ अलायंस करके बैठी है, और जिन मुद्दों पर, चाहे ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे कास्ट सेंसस की बात हो, चाहे SC ST के अधिकारों की बात हो, और चाहे स्पेशल स्टेटस की बात है, क्या इनके अलायंस के साथ इनके विचार मिलते हैं? और 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये इनका अगर सरकार गिर जाता है और ये वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, ये कैसे कर पाएंगे? और जिसमें अभी जो इसके पहले के जो वक्ता बोल रहे थे, जो बता रहे थे कि जो वहाँ के लोगों ने जिन मुद्दों पर स्टेट के गवर्नमेंट को चुना है, जिन मुद्दों को वो चुना है और जिनको आपने नुमाइंदा बनाया है, वो 5 साल के बदले 2 साल में कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? अगर यहाँ की सरकार गिर जाएगी तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जब दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि उनके अधिकार अलग हैं, और सबके अधिकार का सम्मान करते हुए आप इसको बचाए रखें, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए खड़गे साहब कहते हैं कि ये मुद्दे भटकाने वाली है। अभी इलेक्शन के समय ये बातें कर रहे हैं, अब इसको मुद्दे भटकाने से क्या होगा? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। इनको तो बात, और मोदी जी के बात पर कैसे नहीं सरकार गिर जाएगी, ये अभी कुछ दिन हुए नहीं है कि अभी आप देखिए,
आप मोदी जो है लेटरल एंट्री पर यू टर्न ले लिए, ब्रॉडकास्टिंग बिल पर यू टर्न ले लिए, वक्फ बोर्ड पर यू टर्न ले लिए, एनपीएस यूपीएस पर यू टर्न ले चलिए, लिए। मनोज जी, क्या इस पर इनके भी U-turn कैसे लेंगे? विश्वास करेगा प्रधानमंत्री जी, की बात पर? अभी थोड़ा और ये समय दीजिएगा सारा सर मुझे। इलेक्शन में बता देता हूं इकबाल साहब, ये चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे हरियाणा का, और चाहे झारखंड में आने वाला, क्यों नहीं झारखंड और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर और अभी ये इनका हरियाणा टैक्सी एक को तो साथ बंद करवा करेंगे दिए, तब मैं क्योंकि बोलता हूँ। जवाब इनको सुन लीजिए। हिम्मत नहीं है, जवाब क्योंकि हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी की साख, आ, मोदी की सरकार देखिए, की साख गिर गई है, और इनके गिरने के कारण ये मुद्दे भटकाने का चलिए, प्रयास ठीक है। कर रहे हैं, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, हरियाणा में कितना भी, और बुलवाएंगे आप झारखंड, इनको? बीजेपी महाराष्ट्र। प्रवक्ता का आप जवाब सुन लीजिए। जी, देखिए ऐसा है कि अंधे के आगे रोए और अपनी आंखें खोए। तो अंधे के आगे रोने से अपनी आंखें खोना है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों के सामने ज्ञान बखारने से कुछ अब नहीं होगा। जनता लेकिन को फिर अंधा भी कहने मुझे से क्या रखना फायदा है? हम लोग तो विपक्ष पार्टी के विपक्ष पार्टी का नुमाइंदा है, आप किसको अंधा बोल रहे हैं? हम जिनको आप अंधा बोल रहे हैं, चलिए, वो सुन लीजिए, विपक्ष पहले पार्टी उनकी का पूरी बात तो सुन लीजिए। संसद में विपक्ष पार्टी है वो, और ज्योति जी आप की बात उसको सुन अंधा बोल रहे हैं, किसको बोल मनोज रहे जी की हैं? बात सुन लीजिए पहले। सोनिया जी कितना तुम करो यार, रुक जाओ यार, शांत हो जाओ थोड़ा, सुनो। देखिए ऐसा है कि वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, जीएसटी आ सकता है इस देश के अंदर, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, 370 हट के पूरे देश में एक संविधान लागू हो सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, तो वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि जो जो हमने संकल्प लिया है उसको सिद्धि में परिणत किया है, और ये हमने अभी नहीं किया है। 1998 में इलेक्शन कमीशन, 1983 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा था, इसकी सिफारिश की थी। 1999 के अंदर किस तरह से जीवन रेड्डी जी की अध्यक्षता में जो लो कमीशन था, उन्होंने सिफारिश की थी कि पूर्ववर्ती जो 1952 के अंदर जो चुनाव है, 1957 में हो, 1962 में हो, 67 के अंदर एक साथ चुनाव होते थे, उसी परिपाटी को दोबारा से लाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे। देखिए 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, मैं तथ्य लेकर के साथ आया हूं, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, जो अघोषित चुनावी खर्चा था 1950 और 52 के अंदर 11 करोड़ के आसपास था, 2014 में 30,000 करोड़ रुपए था, और 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो पहले तो बार बार जो इलेक्शन होते हैं उससे आपका खर्चा बचेगा। दूसरा, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, शिक्षण संस्थानों का दुरुपयोग होता है, वो बचेगा। तीसरा, क्या स्थायित्व आएगा? तो ये बताइए कि पैसे रोके ना, इतने मूर्तियां बन रही हैं, ठीक है, अभी सुन लीजिए, महाराष्ट्र में पहले वो मूर्तियां बनी, कुछ- इतने कुछ- करोड़ कुछ की आंकड़े मूर्ति दे गई, रहे हैं। उसमें जो ज्योति जी, कुछ- भ्रष्टाचार है उसको रोकें, उससे ज्योति जी, पैसा ज्योति बचाएं, जी, जनता की पैसा लेकिन- उससे बचाएं। ज्योति जी, आप कुछ इस आंकड़े पैसा वो को दे रहे हैं, बचाएंगे जरा सुन नहीं। लीजिए पहले। आप- इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, बताओ। सर इनको क्या है, राजनीति करनी है, कोरी राजनीति करनी नहीं, है। आप आंकड़े दीजिए, बताइए। जी, मैं आंकड़े यही दे रहा हूं। 1950-52 में अघोषित रूप से जो चुनावी खर्चा था, जो मेरे पास आंकड़े हैं, 11 करोड़ के आसपास था। वो 2014 के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था लोकसभा चुनाव में, और 2019 के अंदर जो जनरल इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो जरा बताइए कि बार बार इलेक्शन होने से क्या खर्चा नहीं बचेगा? नहीं, तो बार बार इलेक्शन आप कैसे रोक लेंगे, ये बताइए। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। आप अभी कहेंगे कि जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी है नहीं, इसीलिए कहते हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों को इस पर अपना एक सहमति से सर्वसहमति बनानी पड़ेगी, सर्वमत होकर के बैठना पड़ेगा, तब जाकर के इन सब चीजों पे किसी राज्य में विधानसभा डिसॉल्व हो जाए, गठबंधन टूट जाए, सरकार गिर जाए, तो क्या अब उस सरकार को, उस स्टेट को और अगले तब तक चुनाव जब तक पूरे देश में ना हो इंतजार करना पड़ेगा? तब तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा वहां पर? क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव ना है? प्रस्ताव जो भी आएगा, जो भी प्रस्ताव आएगा देश के अंदर, एक ड्राफ्ट देश सबके सामने आएगा। जो इस पर ये नहीं बोल पा रहे हैं और नहीं बोल पाएंगे, इनको बात करना चाहिए, फोन लाइन इनको शायद उनकी इनको डिस्कनेक्ट हो गई है। इनको बात करना मनोज जी, चाहिए। आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल इस पर ही एक महत्वपूर्ण सवाल क्योंकि उठाया। अरविंद जी, आप क्या मानते हैं? सुन पा रहे हैं सर? देखिए, चुनाव असल में वही मैंने कहा कि कोई मेरी आवाज जा रही है? षड्यंत्र से जी, जी, अब आ बदला रही है। नहीं है। ये बदला इसलिए है कि डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। राज्य सरकारें, पार्लियामेंट, केंद्र की सरकार भी, कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार, अटल जी की सरकार किस किस्म से गिरी, कैसे मध्यावधि चुनाव हुए, कई मध्यावधि चुनाव हुए, और वो कोई किसी ने खर्चा बढ़ाने के उद्देश्य के, खर्चा उस समय बहुत छोटा इशू हो जाता है, असली इशू उससे काफी बड़े हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी को इस नाम पे एक किसी फ्रेम में बांध दे, या फिर जो एक स्वाभाविक क्रम चल रहा है उसको तोड़ के वापस कुछ चीजें एकदम आयरन इस वाले कानून के साथ दिया है, ये डेमोक्रेसी के साथ मजाक ही है। चुनाव अपने प्रोसेस चल रहे हैं, चुनाव खर्चे कम कराने में बीजेपी की कितनी दिलचस्पी है ये हम सब देख रहे हैं। हर चुनाव में जहां बीजेपी लड़ती है
वहाँ एक नंबर खर्च करने वाली पार्टी कौन होती जी, है, मनोज जी ये जुड़ गए कोई भी दोबारा। कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है। तो चलिए, बीजेपी खर्चा कम कराने के उद्देश्य से चाहती है चुनाव, वन नेशन वन, या मुल्क के खर्चे की इतनी चिंता है तो वो बाकी 10 साल में उन्होंने क्या क्या किया वो लंबी लिस्ट है कि उसमें गिनवाई जा सकती है कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च घटाने का प्रयास किया है, कहाँ कहाँ खर्च बढ़ाने का प्रयास किया है, सेंट्रल विस्टा से लेके पीएम के लिए प्लेन खरीदने से लेके इस तरह की चलिए, काफी सारी मनोज जी। योजनाएं हैं जो खर्चा घटाने के उनके अभियान को बताती हैं कि वो उनकी कितनी। ठीक है, मनोज जी को जवाब देने दीजिए। जी देखिए, खर्चे के साथ साथ मैंने कहा स्टेट की जो मशीनरी है उसमें किस तरह से उसकी दुरुपयोग होता है, किस तरह से शिक्षण संस्थाओं का दुरुपयोग होता है, किस तरह से स्कूल को कहाँ लिया दुरुपयोग जाता होता है सर, टीचर्स ये को बताइए ना। आते हैं दुरुपयोग और सिर्फ इतना होता है कि चुनाव आयोग के तक पास 10 साल उन में 2 जो महीनों इलेक्शन की है, उसका शक्तियां आप चली दुरुपयोग जाती करते हैं। रहे। यार एक बात जहाँ बताइए, जहाँ आपकी सरकारें मैं आपसे रहीं। सहमत हूँ, 2 महीने में चली जाती है, 10 लेकिन साल जो लगातार आपकी आप सरकारें राजनीति- हैं या उसके बीच में जो स्टेट में जो इलेक्शन हुए, इसका मतलब आप दुरुपयोग करते रहे अपने पावर का। अरे सर ऐसा है ज्योति जी, ये आपके चचा नेहरू जी को याद कर लीजिए, राहुल गांधी जी के अपने परनामा पप्पा को को याद पूछिए, कर लीजिए। राहुल गांधी जी के आप अपने परनामा पप्पा को पूछिए, याद क्या कर है कि लीजिए जो 1952 में, यूक्रेन और यूएस के इलेक्शन 1957 में, जो 1962 रशिया के नहीं, युद्ध को रोकवाने वाले उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए फिर कि बात अटल नेहरू तक सेतु पहुंच गई। अटल सेतु इतनी महंगी ब्रिज बनी और उसमें 18,000 करोड़ का उसमें दरारें आ गई। आप उस पर बात कीजिए अपने पप्पा से, पूछिए कि क्यों दरार आ गई। उस भ्रष्टाचार को रोकते ना। आप बिहार में 16, 17, 17 पुले गिर गई, आप उस पर भ्रष्टाचार रोकते ना। आपके इतनी पास में मूर्तियां बनी, एक फ्यूज रिफ्यूज मिसाइल है, वो गिर गई, उस पर भ्रष्टाचार की बात करते ना। आप मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो शिव की मूर्ति गिर गई, उसमें भ्रष्टाचार की बात करते ना। आप पार्लियामेंट में के जो आपने बनाया उसमें पानी पीने लगा, उसकी भ्रष्टाचार की बात करते ना। उस पैसे को बचाते, उस पैसे को बचाकर लोगों की सेवा करते। आप मुद्दों को बहकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, नर्म बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की साख गिर गई है, इसलिए आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा और आप महाराष्ट्र और झारखंड में एक-एक करके ज्योति जी, मनोज जी, एक-एक करके। और कोई बात नहीं है। मगर ठीक है, मुद्दे शांत नहीं रहिए। भटकाना चाहते, शांत आप रहिए। इसकी बात नहीं करते। जब इसका उपयोग करना होता तो ठीक है। आप बात करते हैं। जमाल साहब। क्योंकि मोदी जी जरा बताइए, घट गए हैं। ठीक है, जमाल साहब डिफेंस के एक्सपर्ट हैं जमाल साहब, और क्योंकि जितनी भी सुरक्षा का मामला होता है, चुनाव में हो या देश की सुरक्षा का मामला हो, उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। यहाँ बात खर्चे की हो रही है। या देखिए, बात जो खर्चे की हो रही है ना, बात खर्चे की नहीं है। देयर 2 चीजें हैं। पहले तो वन नेशन वन में एक डिजायरेबिलिटी, एक प्रैक्टिकेबिलिटी। जहां तक मैंने अभी तक डिस्कशन सुनी है, डिजायरेबिलिटी को किसी ने मना नहीं किया कि हाँ बढ़िया होना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर आ रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, बीच में होगा तो क्या होगा, और खर्चे वगैरह इन सब चीजों की बात हो रही है। मेरे विचार में इन सबसे भी ज्यादा है जो गवर्नेंस टाइम, जैसे आपकी आधी कैबिनेट कहीं स्टेट में इलेक्शन होता है, वो वहां चली जाती है प्रचार करने। मेरे गवर्नमेंट फंक्शनिंग गेट्स इफेक्टेड। कोई स्टेटों के चीफ मिनिस्टर उठ के चले जाते हैं एक स्टेट के दूसरी स्टेट में, सो ऑल दिस गेट्स इफेक्टेड। सो डिजायरेबिलिटी में मेरे हिसाब से कोई शक नहीं है कि इट इज डिजायरेबल, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकलिटी की बात आती है कि, और प्रैक्टिकलिटी में भी सिर्फ एक ही पॉइंट है क्या, कि जो बीच में गवर्नमेंट गिर जाएगी तो क्या करेंगे। देखिए, अभी पूरा ड्राफ्ट मेरे हिसाब से अभी सामने नहीं आया है। आई एम श्योर जिन्होंने वो 19,000 पेज की रिपोर्ट दी है, देयर वुड बी समथिंग कि उस गैप को कैसे कवर करेंगे। मतलब ऑफ हैंड मल्टीपल ऑप्शंस आदमी सोच सकता है। यू नो, इट कुड बी कि भी अगर 3 साल से ज्यादा का वो है तो खाली 3 साल के लिए इलेक्शन हो वहां, और अगला इलेक्शन से 3 साल के लिए। ठीक है अरविंद जी, मतलब इस मंशा टाइप के पर बड़े सवाल आ उठ सकते रहे हैं, हैं। विपक्ष मंशा पर सवाल उठा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि इनकी मंशा असल में 2-3 चीजें हैं कि साहब जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद ये है कि हमेशा अपनी सत्ता कायम रखने की एक मंशा हो सकती है। तो इस तरह की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये काफ़ी कुछ असल में प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ चुनाव ले जाना है, और छोटी पार्टियों को निश्चित रूप से उसमें नुकसान होना है या होगा। जो भी बड़ी पार्टी होगी, जिसके पास लीडर होगा, जिसके पास ऑल इंडिया स्ट्रेंथ होगा, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे पूरे देश में लड़ने,
उसको एडवांटेज होगा। तो एक तो वो है, और बीजेपी ठीक उसी समय ये मसले उठा रही है जब अटल जी जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा लीडर उसके पास है। बाकी दिनों में वो ये मसला नहीं उठाती रही है। अभी तभी उठे हैं ये मसले जब जब लीडर के बारे में ये धारणा बन गई कि उनके सामने विपक्ष का कोई टिकेगा। तो एक तो पहली चीज तो यही, और इसमें छोटी पार्टियों को ये चिंता है कि हम फिर टिकेंगे कैसे, क्योंकि जो वोटिंग का पैटर्न मैंने आपको कहा कि 69 से 85% ऐसा हो जा रहा है कि एक अगर चुनाव होगा तो उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा जो नेशनल पार्टी। तो इसका मतलब है कि ये 16% का गैप बहुत थोड़े दिन का वो स्टडी है, लेकिन उसमें ये गैप आ रहा है कि छोटी पार्टियों को लोग इग्नोर करना शुरू कर ठीक है, जब एक साथ चुनाव होंगे। चलिए तो इसमें ये अभी डर- बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी सहमति बनानी पड़ेगी, इतना आसान राह होगी नहीं सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।